चुनावों के नतीजे तो सभी देख रहे हैं और चुनाव के नतीजों में क्या हुआ। कोई 300 पार का वादा करता था और कोई 400 पार का वादा करता था, लेकिन न 300 पार हो सका और न 400 पार हो सका। तमाम बड़े बड़े आंकड़े और तमाम बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन वो सभी दावे फेल हो गए। कुछ ऐसे संगठनों से हमने बात की और आज हम एक संगठन में बैठे हैं जो विश्वविख्यात है। इस संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से इस चुनाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, कल के जो नतीजे आए, आपने सारे नतीजे देखे, क्या लगता है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है, एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो है। हमारा देश 2014 और 2019 के जो इलेक्शंस थे उसमें दो हिस्सों में बटा था। एक सो कॉल्ड राष्ट्रवादी ताकतें थीं और एक सो कॉल्ड सेकुलर ताकतें थीं। इनके बीच का जो ये रण था, ये कल के जो रिजल्ट आते हैं इसमें प्रो मोदी और एंटी मोदी में ये इलेक्शन बट गया। एक वो लोग थे जो मोदी का चेहरा देख करके वोट कर रहे थे, एक वो लोग थे जो मोदी को हटाने के लिए वोट कर रहे थे। कल के रिजल्ट उसी अनुरूप है और अब ये भारत के लिए बहुत ही स्थिति खराब आ गई है। सर, आंकड़ों की अगर बात की जाए, खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीते जरूर हैं, लेकिन बहुत कम आंकड़ों से। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए हमें लोकल प्लस इंटरनेशनल दोनों ही परिस्थितियों पे ध्यान देना होगा। 2014 और 2019 में बहुत से ऐसे तगड़े फैसले भारत सरकार द्वारा लिए गए, जिसको अब हम कोड्स में बीजेपी सरकार भी कह सकते हैं, जिनसे भारत की शक्ति का वैश्विक रूप से उद्भव हुआ। चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में कहा जाए, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंटियर्स पे कहा जाए, भारत आज विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। नरेंद्र मोदी के मुंह से स्वयं ये बात कई बार कई मंचों से आपने सुनी कि भारत में यदि तीसरा टर्म उनको मिलता है तो तीसरे टर्म में वो तीसरी आर्थिक शक्ति बना करके भारत को आगे लाएंगे। आपको क्या लगता है कि यूरोप हो, चाइना हो, अमेरिका स्वयं हो, आज आपका बड़ा अच्छा मित्र बनना चाहता है, लेकिन क्या इतने आसानी से ये वैश्विक ताकतें आपको नंबर 3 का दर्जा दे देंगी और लेने देंगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यदि आप नंबर 3 पे आते हैं तो तीसरे नंबर पे आने पे किसी न किसी का स्थान आप छीनते हैं। तो वैश्विक तरीके से अगर आप देखते हैं, दूसरी गलती ये हुई कि पॉलिटिकली इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस मंचों पे नहीं करा जाता है। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा के नेता ये कह गए कि पीओके अब हमारा है। आपको लगता है कि आईएसआई इस पे एक्टिव नहीं हुई होगी, चीन इस पे एक्टिव नहीं हुआ होगा। जम्मू कश्मीर यदि एक हो जाएगा, पीओके आप ले लेंगे, इसका आप अनाउंसमेंट करते हैं, तो क्या उन ताकतों को नहीं पता चलता है? क्या वो आपके अगेंस्ट भारत के इलेक्शंस को अफेक्ट नहीं करते? आज भारत में आके इलेक्शन अफेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डमी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, फेक अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह फेक न्यूज़ आ रही है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 8,500 रुपये हर महीने टकाटक आएंगे। बैंगलोर की न्यूज़, जी न्यूज़ के ही चैनल पे दिखाया गया कि वहाँ कितनी महिलाएं खड़ी हो गई जा करके कि बैंगलोर में पोस्ट ऑफिस पे एक खाता खोलेंगे और खाता खोलने के बाद 4 जून को राहुल भैया जीत के आएंगे तो हमारे खातों में 8,500 रुपये टकाटक आने लगेंगे। बाद में पोस्ट ऑफिस प्रशासन को बोलना पड़ा कि अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो भारत में इलेक्शंस को अफेक्ट करना या अमेरिका जैसे देश में अफेक्ट किया गया। सर, जुमलेबाजी की अगर आप बात कर रहे हैं तो जुमलेबाजी बीजेपी की तरफ से भी हुए हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी हुए हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, जुमलेबाजी हुई है, लेकिन मेन चीज क्या है कि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट को देखना पड़ेगा। देखिए, इस बार जितनी भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां थीं, इनके जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, ये जब पिछले चुनाव में लड़ते थे 2014-2019 में, तो इन्होंने अलग अलग रह करके वोट
अलग अलग बांटते हुए अपने लोगों को देखा। इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस का अमुक व्यक्ति अमुक स्थान से खड़ा हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी, बसपा, बाकी पार्टियों ने अपने लोगों को उतारा ही नहीं, कांग्रेस ने उतारा ही नहीं। तो यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट किया गया। जब आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है ही नहीं, तो वो कंसोलिडेट वोट भी आपके पास आया। फिर दूसरा जो इनका पिछला दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला था, वो भी काम किया। हिंदू वोट ऑब्वियसली बात है कि हमेशा से जातियों में बटा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि फ्री कैंडीज इलेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। और बीजेपी तो लगातार ये कह रही सबका साथ सबका विकास, कोई भी जाति धर्म नहीं, कोई भी ऐसा नारा नहीं। देखिए, बीजेपी कह रही है, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मंच से जो आज कहा जा रहा है और जो पिछले हजारों साल से हमारे बीच में जातियों की व्यवस्था कायम है, आज अगर जातियों की व्यवस्था, देखिए जब तक आप गुलाम थे, चाहे मुगलों के गुलाम थे, चाहे अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब तक जातियों में बट करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो चला रहे थे, वो बहुत अच्छी बात। लेकिन जिस दिन 1950 में आपका संविधान बना, जब आपने प्रियम्बल लिया, वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या आप उस पर खरे उतरे? क्या भारतीय पार्टियों को, क्या भारतीय राजनीतिक दलों को जातियों को समाप्त करके भारत के नागरिक के लिए नहीं सोचना था? लेकिन वो जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने राजनीतिक दलों में, अभी देखिए राहुल गांधी ने भी कहा कि जातीय सर्वेक्षण कराएंगे। तो जातियां तो नसों में घुसी हुई हैं। ईगो जातियां ही पैदा करती है, चाहे वो पर्सनल ईगो हो, चाहे पॉलिटिकल ईगो हो। सर, हमारा अहम सवाल एक और है। केंद्र में, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश में ही इतनी कम सीटें क्यों आई? किसको जिम्मेदार मानते हैं, ऐसा क्यों? इसमें मैं कहीं ना कहीं 2 बातों की तरफ आपका ध्यान लाना चाहूँगा। एक तो भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस। आपको याद होगा, लखनऊ में हम आप बैठे हैं, लखनऊ में ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खड़े होकर के आदरणीय योगी जी ने कहा था 80 की 80 सीटें। ये जब आपका लीडर नारा देता है, तो आपके अधीनस्थ जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो घर घर जाकर के लोगों से संपर्क करें और इंश्योर करें। लेकिन यहाँ पे ऐसे लंबी फहरिस्त है विधायकों की और सांसदों की, जो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उपस्थित ही नहीं रहे, जिनसे लोग राब्ता कायम ही नहीं कर पाए। तो आप कैसे सोच सकते हैं? तो पहला ड्रॉबैक था भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस कि मोदी का चेहरा दिखा करके हम जीतते रहेंगे। मोदी और योगी का चेहरा दिखा के आप कब तक जीतेंगे? ये असंभव है। दूसरा पॉइंट ये था कि समाजवादी पार्टी बहुत नस नस को जानती है। आदरणीय मुलायम सिंह जी के द्वारा ये स्थापित पार्टी है। अखिलेश जी को भी उत्तर प्रदेश के हर जिले का फीडबैक पता है, जातिगत समीकरण पता है, और उन्होंने जब ये फॉर्मूला दिया पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ। और तीसरा, मूक समर्थन इनको प्राप्त हुआ बाकी सहयोगी दलों के द्वारा, जिन्होंने अपने उम्मीदवार वोट काटने की जगह वोट बढ़ाने के लिए या तो उतारे ही नहीं, या ऐसे उतारे जिनका कोई सामाजिक पहचान नहीं थी। तो सर, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है जिन लोगों को चेहरों पर उतारा गया, कुछ सीटें रिपीट हुई और कुछ सीटें रिपीट नहीं हुई, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो गलत उतारे गए? देखिए, जिन कैंडिडेट्स को उतारा गया उनमें से काफ़ी गलत हैं, कुछ नहीं, काफ़ी गलत हैं। भाजपा ने एक नीति अपनाई कि हम दूसरे कैंडिडेट्स को लेकर के आएंगे, दूसरे दलों से लेके आएंगे, उनको मौका देंगे, और कहीं ना कहीं ये उनके अपने कोर कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के, संघ के और बाकी कोर कार्यकर्ताओं को भी खली ये बात। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल से संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली जानता हूं उन लोगों को। मेरा संगठन अलग है, मुझे भाजपा या संघ से उतना राब्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रोज़मर्रा में समाज में बात तो होती है, समाज की नब्ज़ तो हम लोग पहचानते हैं। तो जब आदमी आपके लिए काम कर रहा है, वो उम्मीद से काम कर रहा है कि कल को हम सेवा करेंगे तो हमें भी कोई एक मौका मिलेगा, और आप बाहर से पैराट्रूप कराते हैं दूसरे दलों से लोगों को लाके, तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं भी आहत होती हैं। ऐसे बहुत से सांसदीय चेहरे हैं जिनके अपने विधायक उनके साथ मंचों पे नहीं दिखे। एक सांसदीय कैंडिडेट का मतलब ये होता है उस सांसदीय क्षेत्र में जितनी विधानसभा क्षेत्र में लोग हैं और भाजपा विनिंग सीट पे हार जाए
तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं लूप होल्स, आपके कर्म में कहीं ना कहीं कोई कमी छूट रही है। पूर्ण बहुमत से सीटें बीजेपी को अभी नहीं मिली हैं और कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार या लोगों में ये हलचल चल रही है कि नीतीश कुमार ने अगर अपनी सीटें हटा ली और इंडिया गठबंधन से गठबंधन कर लिया तो ऐसे में क्या होगा, इसे क्या कहेंगे आप? चांसेस हैं, बहुत बड़े चांसेस हैं, बहुत बड़े चांसेस हैं, क्योंकि नीतीश जी हों या चंद्रबाबू नायडू जी हों, इन्होंने पिछली बार कई बार बीजेपी को आई लव यू बोला और फिर बाद में जाके तलाक ले लिया, फिर इंडिया गठबंधन में चले गए। और आप बोलते क्यों हैं? नीतीश जी जो हैं वो स्वयं सूत्रधार रहे इंडिया गठबंधन के। इंडिया गठबंधन को खड़ा करना भाजपा के अगेंस्ट, उसके सूत्रधार रहे नीतीश जी। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो ऐसे में आपको क्या लगता है किसे प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहेंगे? देखिए, मैं किसको देखना चाहूँगा ये तो बहुत ही प्रारंभिक अवस्था का सवाल हो गया, क्योंकि मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ना तो मैं इंडिया गठबंधन का सदस्य हूँ। लेकिन हाँ, वोट शेयर के अनुसार देखा जाए तो बहुत बड़ा चांस है कि कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा सीटें 99 सीटें हैं, तो वो राहुल गांधी जी को प्रमोट करेंगे। बाकी कहीं ना कहीं जोर आजमाइश के लिए ममता दीदी भी आएंगी सामने, और भी लोग आएंगे। तो वो क्या निर्णय होता है वो उनके अंदरूनी फैसले के ऊपर निर्भर करता है। मेरा उसमें अपने संगठन के माध्यम से हिंदुत्व के लिए को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुत्व के लिए तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आप ये मान के चलिए कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट देने वाला वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह जेल से बैठ करके जब खदूर साहिब सीट जीत जाता है, अब वो एक सांसद है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक होल्ड करेगा। जब कहीं ना कहीं पीओके आपकी रेंज से दूर चला जाता है, जब भाजपा पूर्ण ताकत से नहीं आती, 272 सीटें उसको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो वो उस प्रकार के ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं उठा पाएगी कि भारत को तीसरी आर्थिक शक्ति बना सकती, भारत को रक्षा शक्ति के रूप में लेके जाए। कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग होगी। और दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन के घटक दलों की पिछली स्टेटमेंट्स मीडिया में उपस्थित हैं जो ये कहती हैं कि 370 हम वापस बहाल कर सकते हैं, जिनकी मंशा है राम मंदिर के फैसले को पलटाने की, जिनकी मंशा है मदरसों को रेगुलराइज करने की, जिनकी मंशा है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने की। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और हिंदुत्व की अलख जगाने का काम जो भाजपा ने किया था, उसको कहीं ना कहीं जब उसने कॉम्प्रोमाइज किया और वो कॉम्प्रोमाइज करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के एजेंडा पे आगे बढ़ी, तो इस्लामिक वोटर्स के द्वारा वो सपोर्ट नहीं मिला जो उम्मीद कर रही थी। ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव जी। खबरें अभी जारी रहेंगी और आगे के नतीजे हम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।